वेलकम बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक मॉड्यूलो पद्धति में योग और गुणा। इन दोनों टॉपिक को हम उदाहरणों और परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि सामने उदाहरण लिखा हुआ है 3 + 8 पर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ +5, ये एडिशन मॉड्यूलो कहलाता है और इसका योग 1 कैसे आया यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार का एक उदाहरण है 3 × 6 = 0, परंतु यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 लिखा हुआ है और ये कैसे ऑपरेट करता है यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। बच्चों अगला टॉपिक रहेगा हमारा परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। परिमित समूह हम जानते हैं कि किसी समूह में अवयवों की संख्या अगर निश्चित हो तो वो परिमित समूह कहलाता है। जैसा कि सामने उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ पर एक संक्रिया लिखी हुई है गुणन संक्रिया, और इसके लिए संक्रिया सारणी हम बनाना सीखेंगे आज के वीडियो में। बच्चों साथ ही हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो बच्चों पहला टॉपिक है हमारा मॉड्यूलो पद्धति में योग। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। दो पूर्णांक a और b है, उनका योग हमें करना है मॉड्यूलो पद्धति में। तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वो आएगा +m, और इसकी जो वैल्यू आएगी या तो a + b आएगी या फिर r आएगी। वो कैसे आएगी? अगर इन दोनों पूर्णांकों का योग इस m से छोटा है तो a + b ही वैल्यू रहेगी, और अगर इनका योग m से बड़ा है या फिर बराबर है तब हमें यहाँ पर शेषफल लिखना है। और ये शेषफल हमें कैसे मिलेगा? इस योग में m का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो उदाहरण के माध्यम से मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे 3 + 2 है और एडिशन मॉड्यूलो हमें दिया हुआ है 4। अब 3 + 2, क्योंकि योग जो आ रहा है 5 वो 4 से बड़ा है, तो ये वाला केस आ गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेषफल। और शेषफल कैसे प्राप्त होगा? इस योग में 4 का भाग देने पर शेषफल, 5 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1। बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि +4 जब भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो भी उत्तर आने वाला है 4 से छोटा पूर्णांक हमें मिलने वाला है। और क्योंकि हम ऋणोत्तर पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो ये होगा 0, 1, 2, 3। तो जब भी एडिशन मॉड्यूलो 4 आएगा तो इसका जो उत्तर आएगा वो 0, 1, 2, 3 ही आ सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, ना ही नेगेटिव में होगा। हम कुछ और उदाहरण लेकर के देखते हैं। 2 + 4 1। अगर हम यहाँ देखें तो 2 + 1 सिंपल हम जोड़ करके देखेंगे तो योग 3 आ रहा है। जब भी योग 4 से छोटा आएगा तो हम उत्तर वही लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2 + 4 0, 2 और 0 का योग 2 ही आएगा और यहाँ पर हमें 2 ही लिखना है। और उदाहरण हम करते हैं यहाँ पर 2 + 4 - 1, यहाँ पर उत्तर आएगा 1, और क्योंकि ये ऋणोत्तर संख्या है तो यही उत्तर है। इसी प्रकार और उदाहरण करते हैं 2 + 4 - 2, इनका योग आएगा 0 और 0 उत्तर आ सकता है यहाँ पर। और अगर ये हुआ 2 + 4 - 3, तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे हमें समझना है। इन दोनों का योग अगर करें तो -1 आता है। हमें 4 से छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक लिखना है, परंतु यहाँ पर इन दोनों का योग जो है वो -1 आ गया। तो इस स्थिति में हम इसको धनात्मक करने के लिए यहाँ पर +4 करेंगे, यहाँ से उत्तर मिलेगा हमें 3। तो बच्चों इसका उत्तर 3 है। यहाँ पर हम ये जो उदाहरण है इनके पैटर्न से भी समझ सकते हैं कि उत्तर 3 क्यों आया, क्योंकि 2 + 1 हुआ तो 3। आप यहाँ पर गौर करना, 2 फिक्स चल रहा है, यहाँ पर +1 फिर 0 फिर -1 -2 -3। अब क्योंकि उत्तर तो इन्हीं में से आना है तो यहाँ आया 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो वापस से प्रतिरूप को अगर हम देखें तो वापस 3 से स्टार्ट होगा, और अगला जो उदाहरण होगा वो ऐसे होगा 2 + 4 - 4, इनका योग -2 आया, उसमें हम 4 जोड़ कर लिखेंगे तो आंसर आएगा 2। इसी प्रकार 2 + 4 - 5, इनका योग -3 आएगा, उसमें हम +4 करके लिखेंगे। तो इस प्रतिरूप से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर
मॉड्यूलो पद्धति में योग समझने के लिए मैंने कुछ विशिष्ट उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है 2 + 2 0। सबसे पहले हमें पूर्णांकों का योग करके देखना है कि अगर योग 2 से कम आता है तो वही उत्तर होगा, और अगर बराबर आता है या बड़ा आता है तो हम शेषफल लिखेंगे। तो 2 + 0 2 आया तो इसके बराबर आ गया, तो शेषफल 2 का भाग देने पर शेषफल मिलेगा 0, तो यहाँ पर 0 उत्तर होगा। अगला उदाहरण है -3 + 2। तो इन दोनों का योग करेंगे तो -1 आएगा। अब क्योंकि इसका जो उत्तर है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें +5 कर देंगे, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 4। ये इसका सही उत्तर है। -7 + 10, -7 और 10 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 6 है तो शेषफल 3 आ सकता है। इसका सही उत्तर है 3। अगला उदाहरण है 3 + 11 और एडिशन मॉड्यूलो है 6। 3 + 11 14 होता है। क्योंकि 14 6 से बड़ा है तो हम डिवाइड करके शेषफल लिखेंगे। 14 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और शेषफल बचेगा 2, तो इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है -6 - 2। बच्चों अगर यहाँ पर योग करेंगे इनका तो ये वैल्यू आएगी -8। क्योंकि हमने पहले कहा कि अगर नेगेटिव नंबर आता है तो उसमें +4 कर देंगे, तो इसमें +4 करेंगे तब भी -4 ही आएगा। तब हम एक बार और +4 कर देंगे जब तक कि ये पॉजिटिव में नहीं आएगा। जब हम इसमें 2 बार +4 कर देंगे तो शेषफल हमें मिल जाएगा 0। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 10 + 15 25 होता है। क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो 25 में हम 5 का भाग दे करके शेषफल लिखेंगे। 25 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, तो इसका उत्तर भी है 0। 4 + 9 13 होता है, और योग मॉड्यूलो है 3, तो 13 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 और शेषफल बचेगा 1, तो यहाँ पर लिखना है 1। तो बच्चों इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ होगा कि हमें जो उत्तर लिखना है वो हमेशा एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, यानी कि +2 अगर मॉड्यूलो है तो इसका आंसर आ सकता है 2 से छोटे पूर्णांक 1 और 0। +5 है तो इसका उत्तर आ सकता है 0 1 2 3 4। +6 है तो 0 से लेकर के 5 तक पूर्णांक। +4 है तो 0 1 2 3 4। इसी प्रकार ये सारे प्रश्नों में होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलो पद्धति में गुणा, और इसकी भी हम परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 पूर्णांक होंगे a और b, और मॉड्यूलो पद्धति में गुणा को हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन m, क्योंकि ये m मॉड्यूलो का मल्टीप्लिकेशन है। और इसकी वैल्यू होगी ab, यानी कि इनका साधारण गुणा होगा यदि इसकी वैल्यू m से कम है, और इसका उत्तर शेषफल r मिलेगा यदि ab की वैल्यू m के बराबर या बड़ी है, जहां r ab में m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, और यहाँ पर भी शेषफल ऋणोत्तर होना चाहिए। तो बच्चों कुछ उदाहरण यहाँ पर करके देखते हैं हम। जैसे 2 × 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लिखा हुआ है 4, क्योंकि 2 × 5 10 होता है, परंतु हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे। 4 का भाग देने पर, क्योंकि 4 से बड़ी संख्या मिली है तो 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 10 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो इसका उत्तर होगा 2। इसी प्रकार अगर लिखा है 2 × 6 12, तो 2 × 6 12 हुआ। 12 में जब हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा 0। इसी प्रकार 3 × 5 3 × 5 15 होता है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 में 3 का भाग देने पर शेषफल आएगा 0, तो हमें इधर शेषफल ही लिखना है। जैसे आ गया 2 × 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है 3, तो 2 × 2 4 होता है, और हमें उधर लिखना है शेषफल, तो 4 में 3 का भाग देने पर शेषफल मिलेगा 1। बच्चों इसी तरीके के उदाहरण करते हैं हम। -3 × 2 -3 × 2 -6 होता है, पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 है, तो इसका जो उत्तर मिलेगा वो हमें 0 1 2 3 मिल सकता है, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि -6 में 4 जोड़ देंगे, तो हमें उत्तर मिला -2। अभी भी नेगेटिव है तो एक बार और हम +4 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा हमें 2।
बच्चों अगला उदाहरण है मल्टीप्लिकेशन 5 का -3 इंटू -2, ये हो जाएगा -3 इंटू -2 +6 पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है तो शेषफल आएगा 1, 5 का भाग देने पर शेषफल मिलेगा 1। तो बच्चों इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के प्रश्न करने हैं। अगला टॉपिक रहेगा परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 3 अवयव है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और संक्रिया यहाँ पर दी गई है गुणा संक्रिया से हम परिचित हैं। यहाँ पर जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है उसके लिए लिखा है कि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है। बच्चों क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं कि जो इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनमें ये संबंध होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो संक्रिया सारणी हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अवयव लिखूंगा मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर जो संक्रिया दी गई है वो हम लिखेंगे। बच्चों संक्रिया सारणी का अर्थ सिर्फ इतना है कि इसके जो अवयव है उनके लिए संभावित जितने भी गुणा है वो हम यहाँ पर करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा कर सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये जो आपस में गुणा है, जितने भी गुणा संभव है वो सारे इस सारणी में आएंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ 1 इंटू 1 ही होता है, हम जानते हैं। 1 इंटू ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ओमेगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होती है ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम दूसरी पंक्ति लिखेंगे ओमेगा इंटू 1, ये ओमेगा ही होगा। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब होगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ये ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी ओमेगा की पावर 4, और इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1। इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो बच्चों ये जो सारणी बनी ये कहलाती है संक्रिया सारणी। अब हम इस सारणी को देख करके कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जितने भी गुणा आए ये सभी जो अवयव है ये वापस इस समूह S के अवयव हैं, यानी कि गुणन संक्रिया के लिए किन्हीं भी 2 अवयवों का गुणा किया जाए वापस S में मिल रहा है, यानी कि यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि समूह S में गुणा संक्रिया जो यहाँ पर दी गई है ये एक द्विआधारी संक्रिया है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें कि मुख्य विकर्ण है, ये पहले अवयव से शुरू होने वाला जो विकर्ण बनेगा ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे, अगर इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष हम अवयव देखें तो इधर अवयव है ओमेगा, तो इधर भी है ओमेगा। इधर है ओमेगा स्क्वायर, तो इधर भी है ओमेगा स्क्वायर। इधर है 1, तो इधर भी है 1। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संक्रिया है गुणा संक्रिया क्रम विनिमेय है। बच्चों इसी सारणी की सहायता से हम साहचर्यता की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ तत्समक अवयव। बच्चों यहाँ पर हम तत्समक अवयव भी बता सकते हैं। इन दोनों लाइनों के ऊपर हमने जो लिखी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसी की ऐसी कोई पंक्ति यहाँ पर है वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस पंक्ति के इधर का जो अवयव है 1, यह बायां तत्समक कहलाता है, क्योंकि 1 से प्रत्येक अवयव को गुणा किया है जिससे ये अवयव मिले हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि बायां तत्समक वो है 1। अच्छा, इसी प्रकार हम दायां तत्समक देख सकते हैं। इस कॉलम के जैसा कॉलम हमें अगर मिलता है, ये रहा वो कॉलम, तो इसके जो ऊपर का जो अवयव है ये दायां तत्समक कहलाता है, क्योंकि संक्रिया क्रम विनिमेय है। यहाँ पर बायां और दायां दोनों तत्समक समान ही मिलेंगे, और जब दोनों समान होते हैं तब हम उसे कहेंगे तत्समक, और उसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ तत्समक अवयव बता सकते हैं। हम संक्रिया सारणी की सहायता से ही किसी अवयव का प्रतिलोम भी बता सकते हैं। प्रतिलोम बताने के लिए हमें क्या करना है, जिस भी अवयव का प्रतिलोम बताना है
इसकी पंक्ति में हम तत्समक ढूंढेंगे। बच्चों गौर करना, जिस भी अवयव का प्रतिलोम बताना है उसके सामने हमें तत्समक ढूंढना है। जैसे ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अगर मुझे बताना है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम, तो ये किसको ऑपरेट करने पर मिला? ओमेगा को। तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम मिल गया यहाँ पर ओमेगा। अगर हम ओमेगा का प्रतिलोम देखना चाहते हैं तो इसकी पंक्ति में है अवयव एक, ये रहा। तो ये किससे ऑपरेट करने पर मिला? ओमेगा स्क्वायर से। तो ओमेगा का प्रतिलोम होगा ओमेगा का प्रतिलोम, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर। तीसरा अवयव है इस समूह में 1, और 1 के सामने 1 लिखा हुआ है, ये रहा, और 1 से ही ऑपरेट करने पर मिला है, यानी कि 1 का प्रतिलोम होगा 1। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि तत्समक का प्रतिलोम वह स्वयं होता है, क्योंकि तत्समक है 1, तो इसका प्रतिलोम भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हम संक्रिया सारणी समझ सकते हैं। इसी बच्चों यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। समुच्चय S और संक्रिया इसमें दी गई है योग मॉड्यूलो 4, और इस दूसरे उदाहरण में है गुणन मॉड्यूलो 4। दोनों के लिए हम यहाँ पर संक्रिया सारणी बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर समुच्चय के अवयव 0 1 2 3, यहाँ 0 1 2 3, और यहाँ पर योग मॉड्यूलो 4। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि योग मॉड्यूलो 4 में जो वैल्यूज आएगी वो 4 से भाग देने पर जो शेषफल मिलता है, यानी कि 3 2 1 या 0 आ सकता है, उससे बड़ा पूर्णांक नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ हम देखेंगे 0 + 0 0 ही होगा, 0 + 1 1 ही होगा, 0 + 2 2 ही होगा, और यहाँ पर 3। इसी प्रकार इस स्तंभ में लिख सकते हैं हम 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमने लिख लिया है। अब हम दूसरे स्तंभ के बारे में देखते हैं। 1 + 1 2, जब तक शेषफल 4 से छोटा होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 3, 1 + 3 4 हुआ, और 4 का भाग देने पर शेषफल मिलेगा 0। 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 होगा, तो 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा 0। 2 + 3 5 होगा, और 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा 1। इसी प्रकार से अगली पंक्ति बनेगी 3 + 1 4, तो 4 का भाग देने पर शेषफल 0। 3 + 2 5, और 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा 1। और 3 + 3 6, तो 6 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि संक्रिया सारणी पूरी बन चुकी है। यहाँ जितने भी अवयव आए हैं ये वापस समूह S के ही अवयव हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो +4 संक्रिया है वो समूह S में द्विआधारी संक्रिया है। इस तरीके से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। बच्चों इसमें वैसे ही जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा वही सारे हम निष्कर्ष देख सकते हैं। इसके जैसी की जैसी पंक्ति हमें यहाँ पर मिल रही है ये, तो इसके सामने का जो अवयव है 0, ये बायां तत्समक है, और इसके जैसा का जैसा स्तंभ मिल रहा है हमें ये, तो ये दायां तत्समक है। और क्योंकि जब बाएं और दाएं तत्समक बराबर हो तब हम यहाँ पर कहेंगे तत्समक, तो इस संक्रिया का तत्समक आएगा 0। +4 संक्रिया का तत्समक यहाँ पर हमें मिल गया 0। बच्चों यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव हम देख सकते हैं ये है, और इसके दोनों ओर अगर हम अवयव देखें, ये 1 और ये 1 इक्वल, ये 2 और ये 2 इक्वल, ये 3 और ये 3 इक्वल, इसके पीछे 3 और इधर 3, ये इक्वल। तो क्योंकि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये सारणी सममित है, इसलिए हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय संक्रिया है, इसलिए +4 क्रम विनिमय संक्रिया है। बच्चों इसी तरीके से हम यहाँ पर अवयवों के प्रतिलोम भी बता सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि किसी भी अवयव का प्रतिलोम बताना है तो उसके सामने वाली लाइन में तत्समक अवयव ढूंढना है। तो इस 3 का प्रतिलोम बताना है तो इसके सामने तत्समक आ रहा है 0, और ये आ रहा है 3 को 1 से ऑपरेट करने पर, क्योंकि ये हमें इसे मिला होगा 3 + 4 1 बराबर 0, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। 3 को 1 से ऑपरेट करने पर 0 आ रहा है, तो यही तो परिभाषा थी कि A* B = E, तो A का प्रतिलोम B कहलाता है, इसलिए यहाँ पर 3 का प्रतिलोम होगा 1। क्योंकि संक्रिया क्रम विनिमय है
इसलिए यहाँ पर 1 + 4 3, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो A*B और B*A दोनों की वैल्यू वापस E मिल रही है। तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। 3 का प्रतिलोम होगा 1 और 1 का प्रतिलोम होगा 3। हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 के सामने आ रहा है 0, ये 3 को ऑपरेट करने से मिल रहा है। अब हम यहाँ 2 का प्रतिलोम देखना चाहते हैं, तो ये तत्समक है 0, ये 2 से ऑपरेट करने पर मिला है, तो यहाँ पर 2 का प्रतिलोम 2 ही होगा। 0 का प्रतिलोम, क्योंकि 0 तत्समक है इसलिए 0 का प्रतिलोम 0 ही होगा। बच्चों ये सारणी आपके समझ में आई होगी। एक और उदाहरण यहाँ पर सामने है, यहाँ पर गुणन मॉड्यूलो दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम सारणी बनाते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4। यहाँ पर S के अवयवों को आपस में ऑपरेट करने पर जो उत्तर मिलेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर मैं लिखूँ कि 0 × 0, आंसर 0 ही आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 × 1, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 में करेंगे हम, तब भी आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखूँगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इसी प्रकार हम अगली पंक्ति लिखेंगे 1 × 0, 0 ही होगा, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 है, यानी कि यहाँ पर शेषफल 4 से छोटा होना चाहिए और वो हमें मिल रहा है। अगली पंक्ति आएगी 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, 4 आते ही हमें शेषफल लिखना है। 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा 0। 2 × 3, जैसे है 2 × 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है 4। 2 × 3 वैसे तो 6 होता है, परंतु जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 2। यहाँ पर हम शेषफल लिखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अगली लाइन होगी 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × 2 6 हो गया और 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा 2। 3 × 3 9 होगा और 4 का भाग देने पर हमें शेषफल मिलेगा 4 दूनी 8, शेषफल मिलेगा 1। तो बच्चों इस तरीके से ये संक्रिया सारणी यहाँ पर बनी है कि जितने भी अवयव आ रहे हैं ये वापस S के ही अवयव हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन 4 जो संक्रिया यहाँ पर इस समूह के लिए दी गई है, यह एक द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पर भी वैसे ही हम पॉइंट लिखेंगे, S में मल्टीप्लिकेशन 4 मॉड्यूलो द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अगर हम देखें तो यह सममित है। क्रॉस 4 जो संक्रिया है क्रम विनिमय है। तीसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर तत्समक अवयव, ऐसी की ऐसी पंक्ति हमें अगर यहाँ पर मिल रही है, ये मिल गई हमें, तो ये जो अवयव है ये बायां तत्समक है। इसी प्रकार ऐसा ही स्तंभ अगर हमें मिल रहा है, ये रहा, तो इसके ऊपर जो अवयव है ये दायां तत्समक है। दाएं और बाएं दोनों तत्समक समान है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि तत्समक वो एक है। क्रॉस 4 या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 संक्रिया का जो तत्समक है वो यहाँ पर एक है। अगर हम यहाँ पर अवयवों के प्रतिलोम देखना चाहते हैं, तो हम 3 का प्रतिलोम देखना चाहते हैं। मान लो इसकी पंक्ति में गुणन तत्समक यानी कि 1 वो हमें देखना है, ये रहा, और ये 3 को किससे गुणा करने पर मिला, 3 से, तो 3 का प्रतिलोम जो होगा वो यहाँ पर 3 ही है, क्योंकि 3 × 3 9 होगा। 9 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, यानी कि ये तत्समक आ रहा है A*B = E, यानी कि A का प्रतिलोम B है। इसी प्रकार अगर हम 2 का प्रतिलोम देखना चाहें तो इसकी पंक्ति में कहीं पर भी 1 नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। बच्चों ये आवश्यक नहीं है कि हर अवयव का प्रतिलोम समूह S में विद्यमान हो। 1 का प्रतिलोम, क्योंकि 1 तत्समक है तो इसका प्रतिलोम 1 ही होगा, और 0 का प्रतिलोम अगर हम देखना चाहें तो नहीं मिलेगा। 0 का और 2 का यहाँ पर प्रतिलोम नहीं है। इस प्रकार का ये उदाहरण है। बच्चों ये समझ में आया होगा आपके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में दिया हुआ है कि A*B
स्टार संक्रिया इस तरीके से है कि a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r माइनस वन। बच्चों ये जो समुच्चय दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक अवयव निकाला है, वो है 1, वो इसमें शामिल नहीं है, उसके अलावा सभी अवयव उसमें है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि जो स्टार संक्रिया है ये क्रम विनिमय है और साहचर्य है। फिर हम ज्ञात करेंगे स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव और तीसरा है किसी अवयव का प्रतिलोम। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्रम विनिमयता से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a स्टार b की वैल्यू, ये होती है a प्लस बी माइनस ए बी। और अगर हम b स्टार a निकालें तो वो इसी सूत्र से होनी चाहिए b प्लस ए माइनस बी ए। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a प्लस बी और बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल आ गए सेम, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ गई a स्टार बी के इक्वल आ गई। और ऐसा हम हमेशा लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r माइनस वन। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। तो बच्चों साहचर्यता की जांच करेंगे तो पहले हम लिखेंगे a स्टार b स्टार c, इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं a स्टार ऐसा कैसा, और b स्टार c की वैल्यू नियम से हम लिखेंगे, वो वैल्यू हो जाएगी b प्लस c माइनस बी सी। अब फिर से हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये अवयव a है और ये पूरा b है अवयव। तो a स्टार b के लिए संक्रिया क्या कहती है कि एक बार दोनों को जोड़ते हैं, फिर माइनस दोनों का गुणा, माइनस a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। बच्चों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि a स्टार b की वैल्यू होती है a प्लस बी दोनों का जोड़ माइनस दोनों का गुणा। ऐसा ही यहाँ पर किया है मैंने, b स्टार c की जगह b प्लस सी माइनस बी सी। अब इन दोनों के बीच में स्टार लग रहा है, यानी कि एक बार दोनों का जोड़ माइनस दोनों का गुणा। इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी सी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास a स्टार b स्टार c की। इसी तरीके से हम दूसरा जो मान है वो है a स्टार b स्टार c। तो पहले इसका मान लिखना है, तो इसका मान है a प्लस बी माइनस ए बी। इसका मान लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और बाकी ऐसा का ऐसा। अब इस पूरे को एक अवयव मान लेते हैं। तो ये दो अवयव है, दोनों के बीच में स्टार संक्रिया है, तो नियम के अनुसार दोनों का योग करेंगे माइनस दोनों का गुणा, यानी कि a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और ये c माइनस ए बी, सी से मल्टीप्लाई करके माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी सी। तो ये वैल्यू हमें मिली है। बच्चों अगर हम इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों मान समान ही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r माइनस वन के लिए। इस तरीके से हमने साहचर्यता की जांच कर ली है। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्टार संक्रिया साहचर्यता का पालन करती है। क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच यहाँ पे कर ली हमने। अब हम स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। बच्चों तत्समक ज्ञात करने के लिए हमें परिभाषा पे ध्यान देना होगा। a स्टार e इक्वल टू a और e स्टार a इक्वल टू a हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू समुच्चय, समुच्चय यहाँ पर r माइनस वन। अगर ऐसा हो तो ये e तत्समक अवयव कहलाता है। इसकी वैल्यू, क्योंकि संक्रिया क्रम विनिमय है इसलिए हम दोनों की वैल्यू ज्ञात करना जरूरी नहीं है, हम केवल एक की ही वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं कि यदि a स्टार e बराबर a हुआ तो e तत्समक कहलाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यदि तत्समक e हो तो ऐसा होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। इस नियम के अनुसार इसकी वैल्यू आनी चाहिए दोनों का योग a प्लस ई माइनस दोनों का गुणा ए ई, और ये वापस किसके बराबर आना चाहिए a के बराबर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है।
a का पक्षांतरण करेंगे तो ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा इन दोनों में से e कॉमन 1 माइनस a, तो उधर हो गया 0 e इंटू 1 माइनस a। बच्चों यहाँ पर दो राशियों का गुणा शून्य हो रहा है, तो दो राशियों का गुणा शून्य तभी हो सकता है या तो पहली राशि शून्य हो या फिर दूसरी राशि शून्य हो या फिर ये दोनों ही शून्य हो। तो अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि a की वैल्यू 1 जो है वो इस समुच्चय में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r माइनस 1, क्योंकि ये अवयव इस समुच्चय में नहीं मिल रहा, यानी कि ये तत्समक नहीं है, क्योंकि शर्त यही है कि जो तत्समक होता है ये वापस समुच्चय में मिलना चाहिए। e बराबर 0 ये इस समुच्चय में है, 0 इस संक्रिया का तत्समक है। हम लिखेंगे कि स्टार संक्रिया का तत्समक बराबर 0। तीसरी बात, a का प्रतिलोम, किसी अवयव a का प्रतिलोम, तो प्रतिलोम की भी हमें परिभाषा याद होनी चाहिए। a का प्रतिलोम, यदि हम कहें कि a का प्रतिलोम b हो तो हम जानते हैं कि a का प्रतिलोम b हो तो a स्टार b की वैल्यू e आती है या फिर b स्टार a इसकी वैल्यू भी e आती है। तो क्योंकि संक्रिया क्रम विनिमय है तो हम केवल एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, a स्टार b इक्वल टू e। a स्टार b की वैल्यू यहाँ से आएगी a प्लस बी माइनस ए बी, और तत्समक हम यहाँ पर निकाल चुके हैं वो है 0। तो बच्चों अब इसको हल करके हम b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि a का प्रतिलोम क्या है, b है। तो b का मान हम यहाँ से निकालेंगे, a का पक्षांतरण करेंगे तो उधर हो जाएगा माइनस a, यहाँ बचेगा b माइनस ए बी। इन दोनों में से b कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस a, इधर होगा माइनस a, तो b का मान आ गया माइनस a अपॉन 1 माइनस a। इसको थोड़ा सा सोल्व करके हम लिख सकते हैं a अपॉन, इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा a माइनस 1। तो हमने कहा कि a का प्रतिलोम b है और b की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन a माइनस 1। a अपॉन a माइनस 1 ये a का प्रतिलोम है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि a का प्रतिलोम बराबर b, और b की वैल्यू आई हमारे पास a अपॉन a माइनस 1। इसकी सहायता से हम किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यदि हमें 4 का प्रतिलोम चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 4 माइनस 1, 4 का प्रतिलोम, ये हो जाएगा 4/4 माइनस 1 यानी 4/3। तो किसी भी वास्तविक संख्या का जो इस समुच्चय में है उसका प्रतिलोम हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, समुच्चय R0 में 4 फलन दिए गए हैं, f1x इक्वल टू x, f2x इक्वल टू माइनस x, f3x इक्वल टू 1/x और f4x इक्वल टू माइनस 1/x। यहाँ पर जो संक्रिया दी गई है फलनों की संयुक्त संक्रिया, चारों फलनों के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। इस संक्रिया के लिए हमें तत्समक अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। 4 फलन दिए गए हैं, उनमें आपस में संयुक्त फलन संक्रिया अगर हम लागू करें क्या क्या संभावनाएं हैं वो हम यहाँ पर संक्रिया सारणी के रूप में लिखेंगे। तो संक्रिया सारणी जब हम लिखेंगे इस पंक्ति में लिखेंगे f1 f2 f3 f4, इधर f1 f2 f3 f4, और संयुक्त फलन संक्रिया को हम O से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं f1 O f1 x, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी f1 ब्रैकेट f1 x, और f1 x की वैल्यू है x, तो यहाँ पर लिखेंगे f1 x। तो ये वापस से हमें f1 मिल गया है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है f1। बच्चों इसी तरीके से अगर हम f1 O f2 x ज्ञात करें तो ये हो जाएगा f1 ब्रैकेट f2 x की वैल्यू है माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे f2 x की वैल्यू माइनस x। अब f1 माइनस x, क्योंकि f1 में x होता है तो वैल्यू x ही देता है, जो भी यहाँ पर लिखा होता है वही वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस x। यानी कि हमें इन चारों फलनों में से कौन सा फलन मिला, हमें मिला है f2, ये हमें प्राप्त हो गया f2x। तो सारणी में हम लिखेंगे f1 और f2 की जगह f2। बच्चों इसी तरीके से हमें हल करना है
तो यहाँ पर F1OF3 ये भी आएगा F3 और ये आएगा F4। आपको ये हल करके देखना है। अब अगर हम दूसरी पंक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा F2OF1 F2OF1X। तो F2 ऐसा कैसा, O की जगह ब्रैकेट F1X। F1X की वैल्यू है X और ये रख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिला F2X। सारणी में हम लिखेंगे यहाँ पर F2। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये आएगा F3 और यहाँ आएगा F4। अब हम आगे के अवयव देखते हैं। F2OF2 F2OF2X, इसकी वैल्यू हो जाएगी F2 ब्रैकेट F2X। F2X की वैल्यू है -X और ये फिर से बन गया F2 -X। ये F2 यहाँ X होता है तो -X मिलता है, तो अगर यहाँ -X हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी X। इसलिए ये जो X मिला, इन चारों में से कौन सा फलन मिला हमें, पहला फलन, तो हम लिखेंगे F1। सारणी में हम यहाँ पर लिखेंगे F1। बच्चों आगे का अवयव हम निकालते हैं। F2OF3 F2OF3X F2 ब्रैकेट F3X। F3 यहाँ से हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/x। तो F2 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 1/x। अब F2 है तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से देखनी है। फलन जो होता है x वो कर देता है उसको नेगेटिव, तो ये जो भी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x। और इन चारों में से हमें कौन सा मिला, ये वाला F4, तो ये मिल गया हमें F4X। तो F2OF3 इसकी वैल्यू आ गई F4। इसी प्रकार अगला अवयव आएगा F2OF4, इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा F2 ब्रैकेट F4X। F2 ऐसा कैसा, F4X की वैल्यू है -1/x, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। और F2 के नियम से हमें यहाँ मिलेगा, x होता है तो माइनस कर देता है, तो ये यहाँ से करेगा, इसको माइनस कर देगा, यानी कि हो जाएगा प्लस में। और चारों में से हमें मिल गया ये F3, तो ये वैल्यू मिल गई हमें F3X। तो बच्चों इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ पर। इस तरीके से हम जब एक एक वैल्यू निकालेंगे और सारणी में लिखेंगे तो ये संक्रिया सारणी पूरी बनेगी। अब हमें जो इससे मान बताना है तत्समक अवयव। तत्समक देख सकते हैं हम यहाँ से कि ये जो पंक्ति है इसके जैसे की जैसी पंक्ति हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बायां तत्समक होगा। और इसके जैसा का जैसा स्तंभ यहाँ में पहले ही मिल गया, तो ये F1 क्या होगा, दायां तत्समक होगा, क्योंकि F1 बायां और दायां दोनों तत्समक है, इसलिए यहाँ पर तत्समक होगा F1। तो बच्चों ये उत्तर हो गया तत्समक का। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम हमसे पूछा है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर F1 का प्रतिलोम F1 ही होगा, क्योंकि तत्समक का प्रतिलोम तत्समक ही होता है। हम यहाँ F2 का प्रतिलोम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी पंक्ति में F1 आ रहा है ये, तो ये F2 से ही ऑपरेट करने पर आ रहा है, तो यहाँ पर F2 का प्रतिलोम हो जाएगा F2। F2 का प्रतिलोम बराबर हो जाएगा F2। इसी प्रकार जब ये सारणी पूरी बन जाएगी तब हम देख सकते हैं कि F3 का प्रतिलोम क्या होगा, F4 का प्रतिलोम क्या होगा। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसको पूरा सोल्व करके आप संक्रिय सारणी बना सकते हैं और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 5वां वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके पूरे प्रश्न हल कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।